आजकल कनाडा के स्टूडेंट वीज़ा बहुत ज़्यादा रिजेक्ट क्यों हो रहे हैं? कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने वाला हूँ तो रिजेक्शन के चांसेस को किस तरीके से मिनिमाइज करना है, कनाडा में पढ़ाई करने के लिए सबसे बढ़िया सिटी कौन सी है, कनाडा में ऐसी कौन सी प्रोविंस है जहाँ पे पढ़ने से वर्क परमिट नहीं मिलेगा, कनाडा में आने के बाद अकोमोडेशन कैसे ढूंढनी है, पार्ट टाइम जॉब कैसे ढूंढनी है, टाइम को किस तरीके से मैनेज करना है, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की फीस किस तरीके से निकालनी है। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चन हैं जो कि आप मेरे से कॉमेंट वगैरह करके पूछते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं इन्हीं क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करूंगा एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर एवरीवन who is planning to come to Canada as an international student। और साथ के साथ ये वीडियो मैंने तब रिकॉर्ड की थी जब मैं बैंफ से जैस्पर ट्रैवल कर रहा था यूजिंग अ रोड कॉल्ड आइसफील्ड पार्कवे, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 250 किलोमीटर की रोड और कहते हैं कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीनिक ड्राइव्स ऑफ द वर्ल्ड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम आप लोगों के क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करते हैं और आप लोगों को आइसफील्ड पार्कवे के नज़ारे दिखाते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो यार हमारा पहला स्टॉप है बो लेक। तो जैसे कि आप पीछे देख सकते हो नज़ारा बहुत ही शानदार है, पानी का कलर है टर्कवाइज, तो बहुत अच्छा लग रहा है, धूप भी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करता हूँ। तो आप में से काफ़ी सारे लोग मेरे से पूछते हो कि भाई आजकल स्टूडेंट वीज़ाज रिफ्यूज़ क्यों हो रहे हैं, उसका आंसर दो। इसका आंसर मैं नहीं दे सकता, कोई और यूट्यूबर नहीं दे सकता, कोई इन्फ्लुएंसर नहीं बता सकता कि स्टूडेंट वीज़ाज रिफ्यूज़ क्यों हो रहे हैं। इसका आंसर सिर्फ दे सकते हैं जो वीज़ा ऑफिसर्स होते हैं जो रिफ्यूज़ कर रहे हैं, उन्हीं को पता है कि वो क्यों कर रहे हैं, या फिर जो कंसल्टेंट स्टूडेंट वीज़ाज अप्लाई करते हो तो उनको थोड़ा आइडिया होगा कि भाई ऐसी प्रोफाइल्स के रिफ्यूज़ल आ रहे हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी मैं यही कहना चाहूँगा अगर आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो तो अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करो। ठीक है, रिफ्यूज़ल के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अपना कोर्स ढंग से सिलेक्ट करो, आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, अगर आप साइंस के बैकग्राउंड से हो तो साइंस से रिलेटेड ही कोर्स सिलेक्ट करो, IT वगैरह हो गया, या फिर अगर आपका अकाउंट्स कॉमर्स फाइनेंस से रिलेटेड है तो उसी से रिलेटेड अपना मास्टर्स या डिप्लोमा सिलेक्ट करो। और साथ के साथ SOP स्ट्रॉन्ग बनाओ, प्रॉपर जस्टिफिकेशंस दो, अगर कोई गैप है तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाओ और अपने फाइनेंसिस को स्ट्रॉन्ग रखो, तो वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत कम होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी अब आगे निकलते हैं क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है। हाँ जी, तो यार अपना जो अगला स्टॉप है वो है पेटो लेक। तो हमने गाड़ी वगैरह पार्क कर दी है और अगले क्वेश्चन का आंसर मैं उस लेक पे जाके दूंगा। और जो वो लेक है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, मतलब उसके नज़ारे बहुत ही ज़बरदस्त हैं। तो उस लेक की तरफ चलते हैं, थोड़ी सी ट्रेल है तो वॉक करना पड़ेगा और वहाँ जाके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, तो यार अगली चीज़ जिसके बारे में बात करना चाहूँगा और जो कि मेरे को पता लगी है आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स वगैरह पढ़ के, वो ये है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डाउट है, ये मिथ है कि भाई कनाडा में कुछ ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पे पढ़ाई करके PGWP मतलब पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलता है। PGWP लेने के कुछ कंडीशंस होती हैं। सबसे बड़ी कंडीशन यही है कि जो भी आप कॉलेज से पढ़ाई करते हो उसके पास एक तो DLI नंबर होना चाहिए, जो कि मोस्टली हर एक कॉलेज के पास होता ही है। दूसरी कंडीशन ये है कि जो भी आप कोर्स करते हो वो PGWP एलिजिबल होना चाहिए। अब आपको पता कैसे लगेगा कि भाई आपने जो कोर्स सिलेक्ट किया है वो PGWP एलिजिबल है या नहीं है? तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके आपको टाइप करना है DLI नंबर। ठीक है, तो जैसे ही आप ये सर्च करोगे तो जो पहला लिंक है उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करके जो पेज खुलेगा उस पर आपको सिंपली अपने कॉलेज का नाम और कोर्स का नाम डालना है। तो वहाँ पे आपको दिखा देगा कि क्या आपका कोर्स PGWP एलिजिबल है या नहीं है। और बाकी ये कंडीशन भी है कि जो भी आप कोर्स लेके आते हो वो आपको सक्सेसफुली पास करना पड़ेगा। डिग्री, डिप्लोमा या जो भी करते हो, एडवांस डिप्लोमा या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, व्हाटएवर यू डू, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा और आपको क्रेडेंशियल अपना लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ें होंगी तो आपको PGWP मिल जाएगा, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। तो ये जो चीज़ें आप इधर उधर से सुनते रहते हो वो एक तरीके का मिथ है। अब मेरे को ये नहीं पता कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, लेकिन एक वैली सी है और बहुत ही सुंदर नज़ारा है, पहाड़ दिख रहे हैं बड़े ज़बरदस्त, तो बड़ा ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं अगला क्वेश्चन आंसर करना चाहूँगा। तो बेसिकली आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे से ये पूछते हो इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब के कमेंट्स में भी कि भाई अगर हम एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आना चाहते हैं तो सिटी किस तरीके से सिलेक्ट करें। अब इसमें मेरा ओपिनियन यही है कि यार आपको सिटी सिलेक्ट करने से पहले अपना कोर्स सिलेक्ट करना है, कौन से करियर में आप मूव फॉरवर्ड करना चाहते हो वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ढंग से प्रॉपर रिसर्च करो, मैंने वीडियोज़ वगैरह बना रखी हैं, तो प्रॉपर रिसर्च करो कि आप कौन सा कोर्स कनाडा में आके करना चाहते हो और कौन से करियर पाथ पे आप मूव फॉरवर्ड करना चाहते हो। ठीक है, तो जैसे ये कर लोगे तो आपकी जो सिटीज़ की लिस्ट होगी जहाँ पे आप मूव होना चाहते हो वो एक नैरो डाउन हो जाएगी। ठीक है, फिर जो बची हुई जो सिटीज़ होंगी उनमें आपको देखना है कि जिस करियर पाथ पे आप मूव फॉरवर्ड करना चाहते हो तो उसकी डिमांड कौन कौन सी सिटीज़ में है। जब ये आप रिसर्च करोगे, इसके लिए भी मैंने वीडियोज़ वगैरह बना रखी हैं, तो जब ये रिसर्च हो जाएगी उसके बाद आपकी लिस्ट और नैरो डाउन हो जाएगी। फिर आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस तरीके का लाइफस्टाइल चाहते हो कनाडा के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपके पास 2 सिटी बचती हैं सारी रिसर्च वगैरह करने के बाद, एक है टोरंटो और एक है लंदन या फिर किचनर। तो उस केस में टोरंटो जो है वो एक बहुत ही बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जॉब्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आप
उस तरीके का लाइफस्टाइल चाहते हो बिग सिटी वाला, तो आप टोरंटो के लिए जा सकते हो। और अगर आप लंदन जो सिटी है वो एक छोटी सिटी है, उसमें थोड़ा पीस है, ट्रैफिक कम है, पॉपुलेशन कम है, तो अगर आप उस तरीके का लाइफस्टाइल चाहते हो थोड़ा सा शांत, थोड़ा सा स्लो, तो उस केस में आप लंदन के साथ मूव फॉरवर्ड कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको ढंग से रिसर्च करनी है। सिटी एक मेजर कंसर्न नहीं होना चाहिए, मेजर कंसर्न होना चाहिए कि आप कौन सा कोर्स करने आते हो यहाँ पे और कौन से करियर में आप मूव फॉरवर्ड करना चाहते हो, किसकी ज़्यादा डिमांड है कनाडा के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कोर्स किया था एम्बेडेड सिस्टम, जो कि मैंने किया था एक छोटी सी सिटी के अंदर जो कि है थंडर बे। अब वो बहुत ही ज़्यादा छोटी सी सिटी है, लाइक ओंटारियो के बिल्कुल लास्ट में पड़ती है, उसके बाद मैनिटोबा शुरू हो जाता है। अब मैंने ये नहीं सोचा था कि यार बड़ी सिटी नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने देखा कि मेरा कोर्स बढ़िया है, जो मेरे को पढ़ाया जाएगा वो बहुत अच्छा होगा, उसके बाद जॉब वगैरह मिल जाएगी, तब मैं कनाडा में कहीं भी मूव हो सकता हूँ अपनी मर्जी से। तो फोकस आपका करियर की तरफ होना चाहिए, फोकस आपका होना चाहिए कि यार पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद आपको बढ़िया जॉब मिल जाए, या फिर अगर आप कोई बिजनेस वगैरह करना चाहते हो बढ़िया बिजनेस का आप कर लो। तो ये होना चाहिए, ना कि भाई मैं इस शहर में चला जाऊँ, उस शहर में चला जाऊँ, वहाँ पे शोर शराबा है या फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। ये आपका कंसर्न नहीं होना चाहिए। यार जैस्पर के रास्ते में हम पहुंच गए हैं कोलंबिया आइसफील्ड, जो कि बहुत ही प्राइम लोकेशन है। तो बेसिकली मेरे बिल्कुल सामने है एथाबास्का ग्लेशियर, जो कि लाइक आइस एज के ज़माने का है। तो इसके बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आप लोगों को बताता हूँ। पीछे कॉफ़ी कॉफ़ी लेके बैठते हैं वहाँ पे, और साथ के साथ अगले क्वेश्चन का आंसर करने की भी कोशिश करते हैं। यार यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी हुई है। तो बेसिकली सामने जो आप लोगों को एक ग्लेशियर दिखाई दे रहा है ना, वो है एथाबास्का ग्लेशियर। तो बेसिकली 1844 में ये जो ग्लेशियर था वो यहाँ तक होता था, लाइक जहाँ से पहाड़ नीचे आ रहा ना, यहाँ तक होता था, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये भाई साहब यहाँ तक पहुँच गए। अब यार अगला जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, जो आप में से काफ़ी सारे लोग मेरे यूट्यूब के कमेंट्स में पूछते हो, वो ये है कि भाई किचनर में पार्ट टाइम जॉब कैसे मिलेगी, लंदन में पार्ट टाइम जॉब कैसे मिलेगी, या फिर सार्निया में पार्ट टाइम जॉब कैसे मिलेगी, या टोरंटो हो गया, या फिर यहाँ वहाँ किसी सिटी में पार्ट टाइम जॉब कैसे मिलेगी। अब इसमें मेरा ये कहना है कि यार पार्ट टाइम जॉब ढूंढने का तरीका सिटी पे डिपेंड नहीं करता कि पर्टिकुलर सिटी के लिए कोई स्पेसिफिक तरीका है कि भाई लंदन में इस तरीके से अगर पार्ट टाइम जॉब ढूंढोगे तो मिल जाएगी, या फिर किचनर में ये तरीका फिट होगा। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने 10 तरीके बता रखे हैं किस तरीके से आप अपनी पार्ट टाइम जॉब कनाडा के अंदर ढूंढ सकते हो अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आते हो, ठीक है। और वो प्रूवन तरीके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को उन तरीकों से जॉब मिली भी है। सबसे पॉपुलर जो तरीका है वो यही है कि यार रिज्यूमे अपना प्रिंट कराओ, कॉलेजेस वगैरह के अंदर रिज्यूमे सर्विसेज होता है, या फिर स्टेपल्स के अंदर जाके अपना रिज्यूमे प्रिंट कराओ और स्टोर टू स्टोर जाके अपना रिज्यूमे ड्रॉप करो। वहाँ पे बोलो कि भाई आप पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे हो, मैनेजर से बात करो, अपना रिज्यूमे दो, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको जॉब मिल जाएगी। अब हर स्टोर में जाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली क्या करो, एक रात पहले बैठो, ऑनलाइन चेक करो कि कहाँ कहाँ पे ओपनिंग वगैरह है, जैसे कि जीजी हो गया या फिर फेसबुक मार्केट प्लेस हो गया। ये वेबसाइट्स को यूज़ करके आप ढूंढो कि कहाँ पे पार्ट टाइम जॉब अवेलेबल है, वहाँ पे जाके अपना रिज्यूमे ड्रॉप करो, तो डेफिनेटली पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी। मेरे को भी इसी तरीके से मिली थी। एक गलती जो कि मैंने बहुत बड़ी की थी, मैं नहीं चाहूँगा कि आप लोग अगर कनाडा आते हो तो ये गलती करना। तो बेसिकली किसी भी एक स्पेसिफिक जॉब के साथ स्टक मत हो जाना कि मान लो कि आप जैसे ही कनाडा आए तो आपको किसी गैस स्टेशन पे जॉब मिल जाती है, और आपको होता है कि भी हाँ भी चलो कैश फ्लो शुरू हो गया, $15 पर आवर मिल रहे हैं, लेकिन महीने के $1000 आ रहे हैं, खर्चा निकल रहा है, थोड़े बहुत पैसे बच भी रहे हैं, तो काम सेट हो गया। ऐसा मत करना, ठीक है। कॉन्टीन्यूसली अपनी जॉब ढूंढते रहना। हो सकता है कि आपको थोड़ी बेटर जॉब मिल जाए आगे आने वाले टाइम में, या फिर आपके फील्ड से रिलेटेड आपको कोई ना कोई जॉब मिल जाए। और हर एक सिटी में पार्ट टाइम जॉब होती है। आप लोग ये भी पूछते हो कि भाई ये सार्निया छोटी सिटी है, टोरंटो बड़ा शहर है, तो वहाँ पे मुश्किल से मिलेगी, और टोरंटो में आसानी से मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता, हर जगह पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है, 20 घंटे तो मिल ही जाती है। तो यार फाइनली 250 किलोमीटर की सीनिक ड्राइव के बाद फाइनली हम पहुंच गए हैं जैस्पर टाउन, जो कि बहुत ही सुंदर सा टाउन है। तो हमें एक दिन यहाँ पे रुकना है क्योंकि कल हमारी वापसी की फ़्लाइट है। बाकी यहाँ पे मैं आप लोगों का एक क्वेश्चन का आंसर कर देता हूँ। तो बेसिकली आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते हो कि भाई अगर हम एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आते हैं तो हमारी एक महीने में कितनी सेविंग हो जाएगी, मतलब पार्ट टाइम जॉब अगर करेंगे 20 आवर्स पर वीक अगर आप लोगों को मिलते हैं तो एक महीने में कितने पैसे बच जाए। बेसिकली एवरेज रेंट सारी सिटीज़ का अगर मैं एवरेज करूँ, टोरंटो, सार्निया, लंदन, किचनर, तो अप्रॉक्सीमेटली $400 पर मंथ का आपका रेंट हो गया। उसके बाद आपका एटलीस्ट $60 पर मंथ का फ़ोन का बिल होगा। फ़ोन वगैरह ले लोगे तो $100 भी हो जाएगा, तो ये हो गए $500 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। उसके ऊपर आप हाइड्रो वगैरह भी पे करोगे, उसको $50 से लेके चलते हैं तो 550 प्लस $150 आपका ग्रोसरी का खर्चा भी हो जाएगा रहेगा। तो वो कितने हो गए $700। उसके ऊपर अगर आप शॉपिंग वगैरह करते हो तो लेटर से $100 की शॉपिंग कर ली, बाहर कुछ खा पी लिया, प्रोटीन खा लिया, बर्गर खा लिया, चाउमीन खा ली, जो भी खा लिया, तो $800 खर्च हो गए। और बेसिकली कमाई की बात करें तो अगर आप $15 पर आवर के हिसाब से काम करते हो ओंटारियो के अंदर, जो कि मिनिमम वेज है, और 20 आवर्स पर वीक आपको पूरे मिलते हैं, तो उस केस में आप $1000 के आसपास कमाओगे टैक्स वगैरह काट के।
तो मतलब आपके महीने के $200 बच जाएंगे, मतलब 4 महीने के आपके कितने हो गए, 4 2 $800 बच जाएंगे। तो बेसिकली अगर आप पार्ट टाइम जॉब करते हो, सिर्फ और सिर्फ पार्ट टाइम जॉब करते हो, उसके बेसिस पे अगर फीस निकालना चाहते हो तो नहीं निकलेगी। आपको ब्रेक चाहिए बीच में 4 महीने वाली, जब आप फुल टाइम काम कर सको और बढ़िया डॉलर्स कमा सको, ताकि आप अपनी फ़ीस वगैरह पे कर पाओ, अपने पेरेंट्स को भी सपोर्ट कर पाओ। तो ये हिसाब किताब होता है। बाकी अगर आप थोड़े खर्चे कम करोगे, शेयरिंग में रहोगे, नया फ़ोन iPhone 13 Pro प्लस नहीं खरीदोगे और ग्रोसरी थोड़ी सस्ती लोगे या जो भी है, तो उस केस में आपके थोड़े ज़्यादा पैसे बच जाएंगे। मैं अप्रॉक्सीमेटली $300 बचा लेता था जब मैं एज ए स्टूडेंट थंडर बे में पढ़ रहा था। तो हिसाब किताब है। बाकी अब जैस्पर टाउन के अंदर चलते हैं। हमने लॉज वगैरह की बुकिंग कराई है, वहाँ पे रेस्ट करते हैं, कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, फिर डाउनटाउन चलेंगे जैस्पर के, और बाकी क्वेश्चंस वहाँ पे मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो यार यहाँ तो जैस्पर डाउनटाउन के अंदर ही ऑलमोस्ट साथ में ही एक वाया रेल का स्टेशन बना हुआ, और यहाँ से आप लोगों को पीछे ट्रेन दिखाई दे रही होगी, अभी तो रुकी हुई है लेकिन अभी चल रही थी। तो यहाँ पे है डाउनटाउन, पैटियोज वगैरह लगे हुए हैं, बहुत ही सुंदर नज़ारा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बाकी क्वेश्चन वगैरह आंसर करता हूँ अभी। अब यार अगली सबसे बड़ी जो समस्या है स्टूडेंट्स की, वो है टाइम मैनेजमेंट। तो बेसिकली आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते हो कि भाई कनाडा में जब हम एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आएंगे तो टाइम को कैसे मैनेज करना है, कि भाई पार्ट टाइम जॉब भी करनी है, खाना भी बनाना है, पढ़ाई भी करनी है, छोटे मोटे कोर्सेज भी करने हैं, ताकि आप अपने स्किल्स पे काम कर सको और फुल टाइम जॉब मिलने में आसानी हो। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यार सारा का सारा टाइम मैनेज हो जाता है, इतना बड़ा हाइप बनाने की जरूरत नहीं है कि टाइम कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है, अगर आप 20 आवर्स पर वीक काम करोगे, 2 शिफ्ट भी लगाते हो 8-8 घंटे की और एक और शिफ्ट लगाते हो 4 घंटे की, तो आपके 20 आवर्स हो जाएंगे सैटरडे संडे फ्राइडे। ठीक है, और बाकी हफ्ते आपके जब कॉलेज जाते हो तो 4 घंटे की क्लासेस होती है, मैक्सिमम 5 घंटे की क्लासेस होती है। स्कूल की तरह नहीं होता कि सुबह गए फिर दोपहर को आ रहे हैं और शाम तक घर पहुंच रहे हैं, ऐसा कोई हिसाब किताब नहीं होता। अगर आप सुबह जाओगे तो कभी कभी होता है 12 बजे फ्री हो जाते हो, कभी कभी होता है बीच में बहुत सारा गैप होता है, तब आप अपनी असाइनमेंट्स बना सकते हो, अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम कर सकते हो। तो ये हिसाब किताब होता है। ठीक है, और एक और चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप ढंग से अपना एम्प्लॉयर सेलेक्ट करोगे, जब आप जॉब वगैरह ढूंढोगे, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, एक कनेडियन एम्प्लॉयर के साथ काम करना, तो आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। ठीक है, वो समझते हैं स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम की, भाई छुट्टी चाहिए होती है, असाइनमेंट है, एग्ज़ाम है, टेस्ट है, प्रोजेक्ट है। अगर किसी के साथ काम करोगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगी, सुनने को भी मिलेगा और परेशान भी करेंगे, और हो सकता है आपको पेमेंट भी ना दे। अब जज मत करना मैं क्या बोल रहा हूँ, काफ़ी सारे लोग समझ जाओगे। तो प्लीज़ 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 एक कनेडियन एम्प्लॉयर के साथ काम करना, आपकी लाइफ बहुत ही सॉर्टेड रहेगी। बाकी ये चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप 8-8 घंटे बैठ के सीरीज़ देखोगे, भी प्रिजन ब्रेक, ब्रेकिंग बैड, ये सब देखोगे, तो भाई टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो पढ़ाई पे ध्यान देने आ रहे हो, यहाँ पे 15-20 लाख रुपया लगा के आप पढ़ने आ रहे हो, तो पढ़ाई पे ध्यान दोगे ना, स्किल्स पे काम करोगे, जो करने वाली चीज़ है वही अगर करोगे तो सारा टाइम मैनेज हो जाएगा। मेरा एक क्वेश्चन था जिसपे बहुत सारे लोगों ने लाइक किया हुआ था, वो क्वेश्चन ये है कि भाई वो कह रहे हैं कि मेरे पास 2 साल की कनाडा में पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं है, तो क्या मैं सिर्फ 1 साल का कोर्स लेके कनाडा आ सकता हूँ, और मेरे पास अपनी होम कंट्री में थोड़ा बहुत वर्क एक्सपीरियंस है, तो वर्क एक्सपीरियंस वगैरह लगा के 1 साल की पढ़ाई लगा के अगर कनाडा में भी अगर मैं 1 साल अपने PGW पे काम करता हूँ, कैनेडियन एक्सपीरियंस लेता हूँ, तो क्या मेरी PR वगैरह हो जाएगी? तो डेफिनेटली हो जाएगी। अगर आप एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू CEC कैटेगरी में अपनी PR अप्लाई करोगे, तो अगर आपके पॉइंट्स वगैरह होते हैं, कट ऑफ में अगर आपका नाम आता है, ITA वगैरह आप लोगों को मिल जाता है, तो उस केस में डेफिनेटली आपकी PR हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, लेकिन जब आप 1 साल का कोर्स लेके आते हो, उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आपको सिर्फ 1 साल का ही पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है। तो उसमें दिक्कत क्या होती है कि सारी की सारी चीज़ें अगर टाइम टू टाइम होंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर 1-2 महीने की भी प्रॉब्लम आ गई, मान लो जॉब नहीं मिली या फिर कोई प्रॉब्लम आ गई, आपका कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस कंप्लीट नहीं हुआ, तो आपके पॉइंट नहीं बन पाएंगे, वर्क परमिट एक्सपायर हो जाएगा, तो आपको दूसरे चक्रों में पढ़ना पड़ेगा, तो वो थोड़ा दिक्कत वाला काम हो जाता है। तो मेरा ओपिनियन ये है कि 2 साल का कोर्स लेके आओ, यहाँ पे आओ, मेहनत करो, अपने 3rd और 4th सेमेस्टर की फीस इकट्ठी करो, तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स यही करते हैं। तो यार ये थे थोड़े से क्वेश्चन जिनके मैं आंसर करना चाहता था। तो आई होप आप लोगों को आइसफील्ड पार्क भी पसंद आया होगा, थोड़ा बहुत जैस्पर भी पसंद आया होगा, और ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।